हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग आज से शुरुआत करेंगे, जीके और जीएस देखेंगे। और ये बुक जो बनी हुई है, ये स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम को ध्यान में रखे हुए बनाई गई है। ठीक दोस्तों, तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी में 2024 में ज़्यादा पेपर नहीं हुए हैं। 2025 में जो पेपर हुए हैं उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, उसे आप देख लीजिएगा दोस्तों। बाकी चीज़ें हम यहाँ कवर करेंगे। देखिए, इसमें नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत सारे नए क्वेश्चन होंगे, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे कराता चलूँगा। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, इतिहास से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा इतिहास होगा दोस्तों, जिसे हम भाग 1 इसमें लिखा हुआ है। इससे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मैंने आपको हिंदी पढ़ा दी है, कौन-कौन सी चीज़ें पढ़ा दी हैं, तो आपकी हिंदी कंप्लीट करा दी है, ठीक। उसके बाद देखो दोस्तों, जो है यूपी जीके कंप्लीट करा दी है। अगर हिंदी की आपके पास कोई बुक हो और यूपी जीके की कोई भी बुक हो, तो उसे पढ़ते चलिएगा दोस्तों, दोनों को। देखिए, हिंदी को 2 घंटे दीजिएगा, यूपी जीके को 1 घंटे, 3 घंटे डेली इसे देना है, ठीक दोस्तों। बाकी कंप्यूटर 1 घंटे, रीजनिंग 1 घंटे, ये सब दीजिए। जीएस 2 घंटे, तो इस तरह थोड़ा-थोड़ा या 2-2 घंटे मान लीजिए, ये सब दे दीजिएगा। ये तरीका आप अपनाइएगा, तब जाके बेहतर स्कोर कर पाएँगे। और आप अगर मॉक दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक सबसे बढ़िया रहेगा दोस्तों मेरे ख्याल से। इसका रीज़न ये है कि उसकी व्याख्या बहुत ज़रूरी है। और किसी भी एग्ज़ाम में दोस्तों क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हूबहू पूछेगा, व्याख्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप करेंगे। तो टेक्स्ट बुक की व्याख्या आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी करते रहिए, जिससे आपका स्कोर जो है बढ़ता चला जाएगा। बाकी मैं जीएस अब कराने जा रहा हूँ और जीएस बेहतर तरीके से कराऊँगा, आप उसकी टेंशन ना लीजिएगा। इसमें मैं कॉन्सेप्ट दूँगा आपको, कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक दोस्तों बताने की कोशिश करूँगा, बहुत सारी ट्रिक बता सकूँ आपको, ऐसा मैं सिस्टम करूँगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो फैक्ट तो आपके सामने रहेंगे ही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब हम पहले शुरुआत करते हैं इतिहास से। देखिए, इतिहास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इतिहास क्या होता है, हिस्ट्री क्या है दोस्तों। एक तो परिभाषा आप जानते हैं कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? अतीत का अध्ययन जो है इतिहास कहलाता है। लेकिन ये दोस्तों एकदम सिंपल सी परिभाषा है, इसमें कोई दम नहीं है, ठीक दोस्तों। ये सब लोग बता देंगे कि जो अतीत का अध्ययन अगर हम कर रहे हैं, यानी पास्ट का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो इतिहास कहलाता है, स्टडी ऑफ पास्ट। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो इतिहास एक जीवंत विषय है। क्या है? थोड़ा अब अलग वे में देखते हैं। इतिहास एक जीवंत विषय है, ये मरा हुआ विषय नहीं है दोस्तों, ये जीवंत विषय है। देखिए दोस्तों, इतिहास हमें क्या सिखाता है? देखिए, इतिहास की एक परिभाषा और मैं आपको बता रहा हूँ। हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट टू हैव अ गुड फ्यूचर। क्या मैंने बोला? हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी इतिहास जो है, इतिहास वर्तमान एवं भूतकाल का संवाद है। यानी जो इतिहास है वो वर्तमान और भूतकाल का क्या है? संवाद है। वर्तमान और भूतकाल का संवाद है, यानी जो वर्तमान में चल रहा है और जो बीत चुका है उसका डायलॉग है, यानी संवाद है। हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट टू हैव अ गुड फ्यूचर, जिससे भविष्य को अच्छा किया जा सके। यानी इतिहास वर्तमान और भूतकाल का एक संवाद है, जिससे भविष्य को बेहतर किया जा सके। इतिहास जैसे वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं, वो हम किस बेस पे करना चाहेंगे? वो भूतकाल को ध्यान में रख के करना चाहेंगे। अगर हम भूतकाल को ध्यान में रखेंगे, जो गलती राजाओं ने की है, वो गलती अगर हम आज नहीं करेंगे, तो दोबारा से हम गुलाम नहीं बनेंगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारा जो है धर्म है और बहुत सारी विविधता है हमारे यहाँ, बहुत सारी दोस्तों। तो जो राजा सभी धर्मों को, सभी चीज़ों को साथ में लेकर चलेगा, वही देश को एकता में बाँध पाएगा। समझा कि नहीं? जैसे अशोक, अशोक को आप जानते हैं, उसने उन्होंने देखा कि विविधता भारत में बहुत ज़्यादा है। उन्होंने किसी पर बौद्ध धर्म थोपा नहीं, उन्होंने कहा जो जिसको मानना हो मानिए, उसने कोई थोपा नहीं है, समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह उन्होंने चीज़ें समझी हैं और फिर एक जो है महान साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना उन्होंने किया और उसे बहुत आगे ले गए। हम आपको बताएँगे कैसे मौर्योत्तर काल में जो है शक, पहलो, कुषाण, ये सब हिंद यूनानी, ये सब कैसे आक्रमण किए, ये सब की स्टोरी मैं बताऊँगा आपको। तो अब हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, तो ठीक है दोस्तों। देखिए इतिहास, इतिहास में जो पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, वो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो हड़प्पा की संक्षिप्त खुदाई दोस्तों जो किए थे, वो अलेक्जेंडर किए थे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। लेकिन अगर यहाँ पे व्यापक लिख जाए दोस्तों, तो व्यापक खुदाई आपको पता है कि दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। दोस्तों देखिए, कैसे ट्रिक आपकी मैं बता दूँ।
ट्रिक क्या है, हड़प्पा सभ्यता, तो इसको लिख लीजिए हड़प। अगर कोई आपकी जमीन हड़प लेता है तो सीधी सी बात उसके अंदर दया नाम की चीज नहीं है, तो दया नाम यानी दया राम। ठीक दोस्तों, और हड़प से हड़प्पा सभ्यता कब हुई, तो 1921 में हुई। ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं, इसकी व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाएं। देखिए यहाँ पे अच्छा हम पेन चेंज कर लेते हैं, ये वाला थोड़ा कर देते हैं। देखिए यहाँ लिखा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। देखिए मोहनजोदड़ो की अगर मैं बात करूं तो ये दोस्तों कहाँ है, तो सिंधु नदी के, यहाँ ध्यान देंगे, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1922 में किसने की थी दोस्तों, तो इसकी खोज 1922 में दाखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ से विशाल अन्नागार और कांसे की नाचती हुई मूर्ति मिली है। देखिए अन्नागार के साथ साथ यहाँ विशाल स्नानागार भी मिला है दोस्तों, तो ये आपको फैक्ट एक और याद रखना है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बनावली जो है हरियाणा में स्थित है दोस्तों। ये किस नदी के तट पर है, तो गंगोई नदी के तट पर है। इसकी खोज जो हुई थी 1973-74 में RS विष्ट द्वारा की गई थी। यहाँ से मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी का बना हुआ क्या मिला है, हल मिला है दोस्तों। राखी गढ़ी भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। यहाँ से अन्नागार मिला है और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हमें बताना होगा हिसार हरियाणा से मिले हैं। अगर मैं बात करूँ गुजरात धौलावीरा और जो है लोथल यहाँ के स्थल हैं। लोथल भोगवा नदी के तट पर है, किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर है लोथल। उसके बाद राजस्थान से कालीबंगा। ठीक दोस्तों, आगे अगर हम बात करें पशुपत मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली है, ये कौन सी है, तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ आपको मैंने बताया ही मोहनजोदड़ो के बारे में। एक चीज और देख लीजिए, बृहद स्नानागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है, और ये तो आप फैक्ट ऊपर देख ही चुके हैं। ठीक दोस्तों, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको देखना होगा। बाकी मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि देखिए मेरी कृषि लहलहा रही है, मेरी कृषि लहरा रही है, इस तरह याद कर लिए, लहरा रही है। अब देखिए ये मिट जाएगा, मैं गलती कर गया ना। मेरी कृषि, ये ट्रिक है बताने जा रहा हूँ, मेरी कृषि, आपको पता चल गया होगा, थोड़ा दिमाग लगाए होंगे। लहरा रही है, देखिए लहरा से हो जाएगा लहुरा देव, लहरा से क्या हो जाएगा, लहुरा देव, और मेरी से क्या हो जाएगा, मेहरगढ़, क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा, ये याद रखेंगे। तो जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य है पहले कहाँ आपको मिले थे, जैसे जौ गेहूं के, तो मेहरगढ़ मिले थे जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है। लहुरा देव वर्तमान का है दोस्तों, जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ये यूपी में पूछा जा सकता है, ये संत कबीर नगर में है दोस्तों, जहाँ से जो है इसके प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। ठीक दोस्तों, तो ये थोड़ा सा है, ये ट्रिक नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाएं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल से हाकरा मर्दभांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों में पहले की बसावट की विशेषता है, तो ये कालीबंगा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखेंगे, ज्यादा जरूरी नहीं है। एक चीज और याद रखिए, कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य जो है मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य, ये भी पूछता है एग्जाम में। अगला दिया है कि स्वतंत्र भारत, एक सेकंड पेन चेंज कर लो ना, ये यहाँ लिखा है स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था, तो ये रोपड़ था दोस्तों। इसका कब हुआ था, तो देखिए ये स्वतंत्रता के पश्चात किया गया सर्वप्रथम था। ये 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की थी। उसके बाद 1953-54 के दौरान इसकी खोज जो हुई थी वो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। समझ में आया कि नहीं, ये संस्कृत 6 चरणों में मिले हैं यहाँ से। अगला दिया है वैदिक सभ्यता आ जाती है हमारी। देखिए वेदों में लिखे भारत वरुण के आह्वान साहम नो वरुणा, ये आप जानते हैं, ये आप बहुत जगह सुने भी होंगे, नौसेना का है, भारतीय नौसेना का है दोस्तों। ये जो है किस संगठन द्वारा अपनाया गया, तो इसी के द्वारा अपनाया गया है। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं, भारतीय नौसेना की स्थापना 1912 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी, और ये भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं, ये पिट में आया हुआ क्वेश्चन 2023 का था, थोड़ा हार्ड बन जाता है दोस्तों, जो लोग नहीं जानते हैं। इसे हम वेदांत कहते हैं, क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। ये उपनिषद होता है दोस्तों। देखिए इसके अगर लाइन से लगाना है दोस्तों तो क्या लगाएंगे, पहले आता है वेद दोस्तों, जो 4 वेद हैं पहले वो आएगा। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद के बाद दोस्तों आती है संहिता, संहिता के बाद दोस्तों आता है ब्राह्मण ग्रंथ यानी ब्राह्मण,
ब्राह्मण के बाद आता है आरण्यक, आरण्यक के बाद दोस्तों आता है हमारा उपनिषद। ये थोड़ा तरीका अगर आप जानते हैं ना तो ज़्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, समझ रहे कि नहीं। सबसे प्राचीनतम अगर पूछे कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन क्या है, तो वेद है, वेद सबसे प्राचीन है दोस्तों। अब देखिए उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है, इसमें 13 उपनिषद जो है प्रसिद्ध है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है। देखिए वीडियो बनाने से कम 15 बार दोस्तों मैंने काटी है, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 दिन से कम वीडियो बन नहीं पाई है मुझसे। दूसरी चीज़ है कि एक चीज़ और था कि इस समय ना शरीर बहुत ज़्यादा दर्द किया करती है, तो वो मतलब वो चीज़ नहीं आ पाती है जो आनी चाहिए वीडियो में बेहतरीन तरीके से, तो बन नहीं पाती थी। लेकिन फिर भी कोशिश करके दोस्तों मैंने बनाना शुरू किया है, तो आप थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा और मनोबल बढ़ाइएगा। देखिए कमेंट आपका करना बहुत ज़रूरी है, कमेंट करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ता चला जाएगा और फिर मैं चीज़ें और बेहतर करता चला जाऊँगा। देखिए हाइलाइट यूज़ कर लेते हैं। यहाँ लिखा है कि ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियाँ जो है सरस्वती और दृशद्वती के बीच का भूभाग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ब्रह्मवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रह्मवर्त कहलाता है। ये दोस्तों जो होता है ब्रह्मवर्त प्रदेश में ऋषियों ने वेदों या अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना की है। ठीक दोस्तों, अगला दिया है ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के संवाद है, तो आपको पता है दोस्तों ब्यास और सतलज के बीच है। देखिए पेट में जो क्वेश्चन आया ना 2023 में, हिला के रख दिया दोस्तों, इतना हार्ड पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत कम जगह पढ़ाए गए हैं, कोर्स में भी नहीं बताया गया होगा आपको, थोड़ा डीप में जाके पढ़ाया गया है, समझ में कि नहीं। यानी डीप में जाके पूछा है आयोग ने, इसलिए इसकी कटाव भी कम गई थी। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वैकेंसी दोस्तों एक आई है जूनियर असिस्टेंट की केवल, जिसमें 3312 के आसपास पोस्ट है, तो कोई मतलब नहीं इसका। देखिए अगर मैं बात करूँ तो विश्वामित्र नदी कथा नामक कथोपन में ऋषि विश्वामित्र एवं शत्रुदु और विपाटा विपास नामक नदियों के मध्य संवाद का वर्णन है। इन दोनों नदियों का वर्तमान नाम ब्यास और सतलज है। अरे यार देखिए कि ये विपाटा नहीं विपासा होता है, इसे कहते हैं विपासा। ठीक, ब्यास को कहते हैं विपासा और शतुर्दी कहते हैं, शतुर्दी होता है, या शतुरत लिखा है, शतुर्दी होगा सतलज। ये देख ले कई सब व्याख्या लिख दिए हैं। वेद को आंशिक रूप से एक गद्य कृत है, ये कौन सी है, यजुर्वेद है दोस्तों। क्या है, यजुर्वेद है। इसके जो पुरोहित होते हैं उसे अध्यायु कहते हैं। इस इसमें इसमें कर्मकांड के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन है। इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। आपको मैंने पहले ही बताया होगा। देखिए एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि कैसे आपको याद करना है। ये सब जो ये हमारे ना है भाग जो, ये सब मैंने याद करने की ट्रिक दी, छोटी सी वीडियो है, बोर्ड पे पढ़ाया है। आप बोर्ड वाली क्लासें मेरी जरूर देखिए, बहुत बेनिफिट होगा। महाजनपद काल अगर मैं बात करूँ, निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो सूरसेन की दोस्तों मथुरा थी। सूरसेन की मथुरा थी, वज्जी की वैशाली थी, अंग की चंपा थी और काशी की वाराणसी थी। अगला है 16वीं और 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो मगध महाजनपद था। 14वीं शताब्दी तक सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 6ठी शताब्दी से देखिए 6 से 14, 14वीं शताब्दी यानी इतने साल तक दोस्तों, लगभग 800 साल तक मगध महाजनपद शक्तिशाली था। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी स्थिति मूलतः क्या थी, दक्षिणी बिहार क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना और गया जिले शामिल हैं। इसकी राजधानी गिरिब्रिज या राजगिर थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। देखिए मगध के जो है, अगर मैं बात करूँ मगध इतना डेवलप क्यों हुआ, तो वहाँ की भौगोलिक दशा भी थी, क्योंकि गंगा का उपजाऊ मैदान था दोस्तों यहाँ पे। ठीक, उसके बाद आप देख रहे हैं पहाड़ियों से घिरा हुआ भी था, अगल बगल नदियां थी, इधर सोन थी, इधर गंगा था, तो आक्रमणकारी भी यहाँ नहीं जल्दी पहुंच सकते थे। तो ये कुछ चीजें थी, और लोहे की खोज हो चुकी थी, कृषि बहुत अधिक मात्रा में होती थी, जिससे रेवेन्यू मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगला बात करें तो जैन और बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी, देखिए आप कहेंगे इतना छोटा छोटा दिया है, ये दोस्तों ये 2023 का पूरा पेपर ही दिया है। जिसने यूपी ट्रिपल एससी जितने भी एग्जाम कराए हैं 2023 में, वो सारे इसमें दिए हुए हैं, तो वही मैं करा रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर हार्ड थे थोड़ा, तो वहीं से मैंने उठा लिया है। ठीक दोस्तों, तो ये पहले कर लेते हैं पूरा, उसके बाद फिर हम नए सिरे से फिर से देखेंगे सारी चीज़ें, आप उसकी टेंशन न लीजिए। ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए वो चीज़ आपको आज जानकारी मिलेगी। देखिए लिखा है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में, भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था,
तो ये जम्बिका ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी की बात कर रहा है। ठीक दोस्तों, देखिए 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। कोंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशला। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, चेटक की बहन थी। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए कैवल्य की प्राप्ति हुई। देखिए मैं आपको एक चलो सेंटेंस और बता देता हूँ। आपने कभी नाम सुना है बोधगम्यता? बोधगम्यता, कॉम्प्रिहेंशन जिसे हम कहते हैं, बोधगम्यता इंग्लिश में। ये सीसैट में आता है दोस्तों। ठीक, सीसैट में आता है। एक होता है ज्ञान। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, मैं थोड़ा यहाँ से हटा ही देता हूँ। ये देखिए, एक होता है बोध, एक होता है ज्ञान। एक होता है बोध, एक होता है ज्ञान। देखिए गौतम बुद्ध जी को बोध प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? जितने भी महान महान संत आप देखेंगे उनको बोध हो जाता है हर चीज का। ज्ञान क्या है, बोध क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हम एक्चुअली कह देते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन दोस्तों एक्चुअली उनको बोध हुआ था। क्या हुआ था? बोध की प्राप्ति हुई थी। इसलिए उन्हें क्या कहा गया? बोध, गौतम बुद्ध कहा गया। समझ आए कि नहीं? बुद्ध कहा गया। अब देखिए कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिए दोनों में अंतर कैसे है। देखिए अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ईमानदारी अच्छा गुण है, ईमानदारी अच्छा गुण है, ईमानदारी अच्छा गुण है, अच्छा गुण है। टाइम जरूर ले रहा हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ थोड़ा अच्छे से पढ़ा दूँ ताकि माइंड आपका क्लियर रहे। देखिए ईमानदारी अच्छा गुण अगर मैंने कहा है, तो आप बताइए अगर मैं इसे केवल पढ़ के निकल जाऊँ, यहाँ पढ़ लो ईमानदारी अच्छा गुण है और बाहर जाके खूब बेईमानी करूँ, तो ये दोस्तों ज्ञान हो गया ना। जो किताबों में लिखा मैंने केवल उसे पढ़ा, अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया। जैसे अहिंसा दोस्तों नहीं करनी चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए। मैंने पढ़ा अहिंसा नहीं करनी चाहिए, किताब में लिखा है, तो ज्ञान है क्योंकि मैंने पढ़ लिया, लेकिन मैंने लाइफ में उतारा नहीं, मैं डेली हिंसा कर रहा हूँ। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? वो ज्ञान की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन मैंने पढ़ा कि ईमानदारी अच्छा गुण है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ जो है छल नहीं करना चाहिए। ये सब मैंने पढ़ा और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर दिया। मैंने कभी वैसा चीज़ नहीं किया। समझ आया कि नहीं? ईमानदारी हमेशा हमारे साथ थी, या जो भी अहिंसा हमेशा मैंने किया। तो ये सारी चीज़ें जब हम करने लगेंगे अपने जीवन में, तो हो जाता है बोध। यानी पढ़ने के बाद उसे आत्मसात कर लेना, यानी हमें बोध हो गया है उस चीज़ का। और ज्ञान क्या होता है कि लिखा है उसे हम पढ़ दें तो ज्ञान हो जाएगा। जैसे यहाँ जितनी भी चीज़ें लिखी है, ज्ञान की बातें आपके हो रही हैं, हो रही कि नहीं? ये सब ज्ञान की बातें हैं, क्योंकि आप इसे लाइफ में थोड़ा उतारेंगे। लेकिन दोस्तों जो चीज़ आप लाइफ में उतार लेंगे वो आपका बोध हो जाएगा। समझ आए कि नहीं? तो थोड़ा सा डिफरेंस है। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए तो यही चीज़ वहाँ कॉम्प्रिहेंशन में पूछता है, बोधगम्यता लिख के आता है। बच्चे क्या करते हैं? समझ नहीं पाते हैं और गलत कर देते हैं। लिखा है, माना जाता है कि गौतम बुद्ध, या यहाँ लिखा है गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया? तो दोस्तों था डुंगेश्वरी गुफा। अब दोस्तों ये गुफा कहाँ है देख लेते हैं। बोधगया जाने से पहले गौतम बुद्ध ने डुंगेश्वरी गुफा में कई साल, लगभग 6 साल तपस्या की। यहीं पर सुजाता नामक महिला ने उन्हें जलपान कराया था। यह माना जाता है कि बुद्ध यहीं से मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध को मध्यम मार्ग का बोध हो गया दोस्तों, कि यार इससे कुछ नहीं होगा, अगर हम मध्यम मार्ग में चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखा, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्ति किया गया? तो ये थी कौन सी? वैशाली। अगला दिया है, वैशाली धर्म में महिलाओं को पहली बार प्रवेश आनंद के कहने पर दिया गया दोस्तों। और प्रजापति गौतमी सर्वप्रथम संघ में प्रवेश, मतलब संघ में शामिल हुई थी। वैशाली की लिच्छवी ने यहाँ पर कुटाग्र, कौन सा? कुटाग्रशाला नामक विहार बुद्ध को दान दिया था। अगला है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही हैं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो बल्लभी गुजरात में उपलब्ध है दोस्तों। ठीक, 12 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था दोस्तों यहाँ पे। और यह इसकी जो अध्यक्षता की थी देवर्धि क्षमा सरवर ने किया था। प्रथम जन संगति जो हुई थी उसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। पाटलिपुत्र 322 ईस्वी में हुई, 322 बीसी में हुआ था दोस्तों। अगला है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा। जिन का अर्थ होता है विजेता दोस्तों। क्या अर्थ होता है? विजेता होता है। और पढ़ लेते हैं यहाँ पे।
जिनके अतिरिक्त उन्हें अर्ध यानी योग कहते थे, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित होता था, केवलिन की उपाधि प्राप्त थी। जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ व ऋषभ देव दोस्तों थे। अगला है मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रांतीय केंद्र नहीं था? उज्जैनी, तक्षशिला, सुवर्णगिरी, इंद्रप्रस्थ। तो दोस्तों यहाँ पे शायद जो है कौन सा नहीं था, तो सुवर्णगिरी या इंद्रप्रस्थ, इसी में 2 में से एक होना चाहिए। देख लेते हैं हम दोस्तों। इंद्रप्रस्थ नहीं था, ठीक है दोस्तों, ये राजनीतिक केंद्र नहीं था मौर्य काल का। इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली के आसपास था। उत्तर पथ में तक्षशिला था दोस्तों, दक्षिणा पथ में स्वर्णगिरी था, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अवंती राष्ट्र उज्जैनी हो जाएगा, प्रासी या पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र हो जाएगा, और कलिंग तोसली ये भी था दोस्तों। तो ये 5 प्रांतों में विभाजित था, लेकिन इसमें इंद्रप्रस्थ नहीं था। अगला दिया है निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी दोस्तों? तो बिंदुसार जो मानते थे वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। मखली पुत्र गोसाल जो है इसके दोस्तों संस्थापक थे, हम कह सकते हैं, या प्रवर्तक थे। ठीक दोस्तों, अब देखिए ये बिंदुसार कौन था? मौर्य सम्राट बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जिसने 297 ईस्वी से 273 ईस्वी तक शासन किया। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मखली पुत्र गोसाल थे। अगर हम बात करें, आजीवक संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इसके मत नियतिवाद या भागवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार प्रत्येक वस्तु भाग द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। लोकायत संप्रदाय को चारवाक दर्शन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके प्रणेता चारवाक या जो है बृहस्पति माने जाते हैं। गुप्त युगों एवं गुप्तोत्तर काल की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय 2016 दोस्तों। वर्तमान में 42 विश्व यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। ये करंट से आप दोस्तों देख लेंगे कितने हैं, ठीक दोस्तों, क्योंकि बढ़ते घटते रहते हैं, तो करंट की थोड़ी चीज़ें आप रिकॉल कर लीजिए। वैसे मैंने भी करंट पढ़ना शुरू किया है, लेकिन टाइम लगेगा मुझे, कम से कम पूरा 6-7 महीने का कवर करने में 1 महीने टाइम लग जाएगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसा तो है नहीं पूरा दिन करंट ही पढ़ूंगा, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन चीज़ें कवर कराने की कोशिश करूंगा। करंट की अगर किसी के पास पीडीएफ हो कोई बढ़िया ठीक ठाक, तो भेज सकता है। एक पीडीएफ मेरे पास थी दोस्तों एडिटोरिया की, लेकिन वो पीडीएफ अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैं करंट स्टार्ट नहीं किया। अगर करंट की स्पीडी किसी के पास होगी तो भेज दीजिएगा, वरना मैं क्या करूँगा, छोटे छोटे टॉपिक जैसे सूचकांक है, किसी वीडियो में सूचकांक ले आऊँगा, किसी वीडियो में सूचकांक करा दिया तो किसी वीडियो में वर्तमान कौन क्या है ये करा दूंगा, जितने भी ऑपरेशन चले हैं एक जगह मैं उसे करा दूंगा दोस्तों। तो इस तरह की चीज़ें मैं कराने की कोशिश करूँगा, जितनी भी चीज़ें होंगी। ठीक दोस्तों, तो छोटी छोटी चीज़ें होंगी, आप उसकी टेंशन ना लीजिए, मैं कराता रहूँगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है मिलेंगे तो हो जाएंगे आपके। लिखा राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे, इसे दंती वर्मन कहते हैं। बस एक यही क्वेश्चन आता है और याद कर लीजिएगा। ज्ञात है कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट, प्रतिहार और बंगाल के पाल शासक शामिल थे। राष्ट्रकूट का अंतिम महान शासक जो था कृष्ण तृतीय था, जिसके दरबार में शांति पुराण के रचनाकार कन्नड़ कवि जो है पोन्न थे। कौन थे? पोन्न। ठीक दोस्तों, एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण भी राष्ट्रकूटों के समय में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो थानेश्वर थी। उसके बाद उन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार प्राप्त कर लिया, उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया? तो ये दोस्तों हरिशेड़ है। कौन सा था? हरिशेड़ था, याद रखेंगे आप। दक्षिण भारतीय राजवंश संगम, पल्लव, चोल या चालुक्य। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? तो ये नेत्रावती नदी है। कौन सी है? नेत्रावती नदी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया? तो ये महाबलेश्वर मंदिर हो जाएगा। कौन सा है? महाबलेश्वर मंदिर हो जाएगा। देखिए और कौन कौन से मंदिर बनाए गए हैं इनके समय में? आदि वाराह मंदिर सिंह विष्णु, एकाश्म मंदिर दत्त नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा, गणेश मंदिर परमेश्वर वर्मन प्रथम आदि। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था।
इसी मंदिर को राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। पल्लव राजवंश की स्थापना जो हुई थी 575 ईस्वी में सिंह विष्णु ने की थी। ठीक दोस्तों, ये याद रखेंगे फैक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो ये दोस्तों हमारा संग्रहालय कौन है? किलाड़ी संग्रहालय हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला है चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे राजेंद्र, यहाँ देखिए चोल संस्थापक थे विजयालय चोल, आदित्य चोल, परांतक चोल। इसमें दोस्तों विजयालय होना चाहिए, देख लेते हैं हम, विजयालय ही सही है। ठीक दोस्तों, ये कौन है? विजयालय चोल ने किया था दोस्तों। 19वीं शताब्दी में शुरू इन्होंने पल्लवों को हराया था और 13वीं शताब्दी तक 5 से अधिक शताब्दी तक चलता रहा ये वंश। अगला है शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम। ये दोस्तों साहित्य किस क्या है दोस्तों? तो ये नाटक है मृच्छकटिकम। ठीक दोस्तों, मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। इस नाटक एवं नायक में चारुदत्त और गणिका बसंत सेना की प्रेम कथा के विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन है। अगला है तमिल व्याकरण की कौन सी रचना जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो वो है तोलाकापियम। कौन है? तोलाकापियम। ये हो जाएगी हमारी तमिल साहित्य की सबसे पुरानी रचना है। देखिए तोलाकापियर द्वारा रचित यह ग्रंथ उस समय की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों की जानकारी प्रदान करता है। अगला है यह ग्रंथ 9 खंडों 3 भागों में विभाजित व्याकरण और काव्य का एक अनूठा ग्रंथ है। नीति सार यानी राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो ये लिखा गया है कामंदक के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? कामंदक के द्वारा। बस इतना याद रखिए, ज्यादा नहीं। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना प्राचीन ग्रंथ लिखा है? यह है श्री यास्काचार्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। देखिए वेदांग अगर आपसे कोई पूछे दोस्तों कितने होते हैं, तो वेदांग 6 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसे मैं देखिए वेदांत अलग है दोस्तों, वेदांत तो उपनिषद हो जाएगा। ठीक, दोनों में अंतर है, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएं, ये उपनिषद हो जाएगा। और वेदांग दोस्तों अलग है, ये 6 होते हैं टोटल। कौन कौन से होते हैं? तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त। जैसे मैंने याद किया वैसे याद करिएगा, याद हो जाएगा। शिक्षा, कल्प, निरुक्त। ठीक दोस्तों, शिक्षा, कल्प, निरुक्त। व्याकरण, ज्योतिष, छंद। व्याकरण, ज्योतिष, छंद। ठीक, ये तरीका आपको फॉलो करना है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। आप कम से कम 10 बार बोलिए लगातार और 2-3 बार लिखिए, एक क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। ये पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है, बस यही पूछता नहीं है। आप कर सकते हैं आराम से। पीसीएस वगैरह में तो बहुत पूछा गया, अब वनडे में भी अभी भी पूछा जाता है, कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो ये सब याद करने के तरीके होते, थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। अगला देखिए नीचे एक क्वेश्चन और दिया है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक जो है पंचतंत्र। आप जानते हैं पंचतंत्र दोस्तों, ये किस भाषा में लिखी है? ये इसमें कहा गया कि किस भाषा में लिखी गई है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसकी रचना 300 ईस्वी के आसपास हुई थी। अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, यहाँ पे और देख लेते हैं, लिखा है कि विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा मंदिर विजयनगर जो है स्थापत्य शैली से है दोस्तों? तो विरूपाक्ष का मंदिर है। ठीक दोस्तों, अब देखिए कुछ चीजें और देख लीजिएगा यहाँ पे, यह विजयनगर स्थापत्य शैली में बनाया गया है। कौन सा? देखिए एक और विरूपाक्ष कर्नाटका हम्पी में। देखिए विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। इसे विश्व धरोहर स्तर में शामिल किया गया है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह विजयनगर स्थापत्य शैली में बनाया गया है। इस मंदिर में महाभारत का दृश्य अर्जुन द्वारा द्रौपदी से विवाह करने के लिए मछली को मारते हुए दिखाया गया है। अब देखिए इधर मंदिर है, इधर राज्य है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में, बेरावाल बंदरगाह। तिरुपति मंदिर जो है आंध्र प्रदेश चित्तूर में है। उसके बाद मीनाक्षी तमिलनाडु में मदुरई में पड़ता है दोस्तों, बेहतरीन मंदिर। अगला है स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है, तो हरिमिका कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? हरिमिका कहलाती है। ये आप जानते हैं। और जैसे ऊपर जो होता नहीं, जैसे देखिए देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना हरिमिका कहलाती है, बौद्ध वास्तुकला का हिस्सा है। हरिमिका को स्तूप के शीर्ष पर रखा जाता था, जिसमें त्रिस्तरीय छतरी या छत्र वाली
बनी होती थी। यह बौद्ध धर्म के 3 रत्नों बुद्ध, धर्म और संघ यानी बौद्ध धर्म प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, अब बुद्ध धर्म संघ का प्रतिनिधित्व करती है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, अब मजार सुने ही होंगे मुस्लिम धर्म में मजार। देखिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट दूंगा दोस्तों। अब देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो ना दे पाऊंगा क्योंकि समय की थोड़ा सा कमी है, लेकिन हम फिर भी हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको मिल सके और आनंद आए दोस्तों क्लास में, बोरिंग ना लगे आपको क्लास में। देखिए मजार आप सुने हैं, मजार मजार मुसलमानों में होती है। हमारे यहाँ जो साधु संत हैं दोस्तों, इनको कभी दफनाया नहीं, ओ सॉरी, इनको कभी जलाया नहीं जाता। साधु संत को क्यों नहीं दफनाया जाता, या क्यों नहीं, सॉरी, दफनाया तो जाता है लेकिन जलाया क्यों नहीं जाता दोस्तों? आप मजार आप सुने होंगे, जितने भी संत होते हैं चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो, वैसे मजार जो है कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म से ही निकला है दोस्तों, मजार कॉन्सेप्ट। ठीक दोस्तों, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत पुराना है, सनातन धर्म उसे हम कह सकते हैं। देखिए जितने ही सूफी संत हैं दोस्तों, आप देखते होंगे उन्हें जो है पलथी जमा करके, मतलब योग की मुद्रा में बैठाया जाता है, उसके बाद जो है उन्हें दफनाया जाता है। ऐसे आप सुने होंगे और देखे भी होंगे। जितने भी साधु संत, जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो सब ऐसे ही हुआ। इसका रीजन ये है दोस्तों कि माना जाता है कि जितने भी, जैसे ये लोग चैतन्य पर जीते हैं, ये लोग मस्तिष्क पे थोड़ा जीते हैं, चैतन्य पे जीते हैं। इन्हें दुनिया से, मोह माया से कोई लेना देना नहीं होता है, ना इन्हें मर्सिडीज की चिंता होती, किसी चीज की चिंता नहीं होती है। ये लोग साधु संत होते। वैसे मुस्लिम में भी कुछ लोग होते हैं, मुस्लिम समुदाय में, जो चैतन्य पर जीते हैं। यहाँ भी जो देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक पुरोहित होते हैं, एक संत होते हैं। दोनों में अंतर होता है। एक पुरोहित होते हैं, देखिए पुरोहित जो है धर्म की व्याख्या अलग तरीके से करेंगे, लेकिन जो संत हैं, साधु हैं, ये धर्म की व्याख्या अलग तरीके से करेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो दोनों में, हर धर्म में 2 होते हैं। चाहे मुस्लिम में बात करें तो यहाँ भी 2 लोग होते हैं। एक पुरोहित होंगे जो, मतलब देखिए पुरोहित हिंदी में है, इसमें कुछ और मान लीजिएगा, लेकिन होते 2 ही लोग हैं वहाँ भी। तो ये संत जो कॉन्सेप्ट आया, ये लोग चैतन्य पर जीते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर इन लोगों को हम जहाँ दफनाएंगे और जब तक इनके शरीर का एक भी अवशेष जिंदा है उस स्थान पे, चाहे वो बाल हो, नाखून है, तो वहां से पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी। कौन सी एनर्जी निकलेगी? पॉजिटिव एनर्जी बाहर निकलेगी। तो वहां जो लोग बैठकर ध्यान करेंगे, जो लोग बैठ करके योग करेंगे, तो वो बेहतर तरीके से कनेक्शन उनका हो पाएगा और बेहतर तरीके से उनके अंदर ऊर्जा का प्रवाह होगा। तो इसीलिए जितने भी आप देखते होंगे, आप देखिए मंदिर में भी जाते होंगे, कितना सुकून मिलता है दोस्तों। वहाँ बुराई आपको नजर नहीं आती है, जबकि मार्केट में होंगे तो बहुत बुराई नजर आएगी। लेकिन जैसे आप मंदिर में एंट्री करते हैं, आप देखते हैं जैसे भगवान के सामने बैठते हैं, तो आप एक अलग मुद्रा में चले जाते हैं। तो वैसे भी जितने भी साधु संत की जगह है, आप वहाँ बैठेंगे तो आप अलग अनुभूति आपको महसूस होगी, योग ध्यान आपका और बढ़ेगा। तो वैसे मजार में कॉन्सेप्ट है, वैसे हिंदू धर्म में भी है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया। ये सब कॉन्सेप्ट इसलिए बनाए गए हैं कि वहाँ से जब हम वहाँ जाएं तो पॉजिटिव एनर्जी निकले। आई होप समझ में आया होगा। देखिए बहुत इसे और डीप में जाना पड़ेगा बताने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बता दिया मैंने। देखिए अगर मैं बात करूँ 75 नंबर, ये तो मैंने पढ़ा ही दिया, हर्मिका हो जाएगा। अगला है कि त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर, जहाँ 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं, किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है दोस्तों। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। 25 गुफाओं का समूह है। ये सभी गुफाएं दूसरे से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? जैसे हम्पी, देखिए दोस्तों खजुराहो का जो मंदिर है ना, चंदेल शासकों ने बनाया है, चोल राजवंश नहीं बनाया। देखिए ये तो रटा ही होगा सब कुछ, चंदेल शासकों ने बनवाया है। ठीक दोस्तों, खजुराहो के मंदिर, बाकी सारे देखिए सुमिल, हम्पी विजयनगर राजवंश, लिंगराज मंदिर सोमवंशी राजवंश, हजार स्तंभ मंदिर काकतीय राजवंश। ठीक दोस्तों, 1986 में दोस्तों जो है विश्व धरोहर स्थल में इसे दर्जा दिया गया खजुराहो को। कलमकारी चित्रकला का संबंध दोस्तों कहाँ से है? तो कलमकारी चित्रकला का संबंध दोस्तों, ये एक प्रकार की वो है दोस्तों, अभी मैं बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये सूती वस्त्र कपड़े पर हाथ से रंगा हुआ जाता है। ये कलमकारी दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ दोस्तों सूती, ये हमको लगता है कर्नाटका की है क्या, ये कहाँ की है इसमें लिखा नहीं दोस्तों, लेकिन दक्षिण भारत की है। कलमकारी यानी वो कोई बच्चा है, वो कलम से कारी कर रहा है, यानी नाटक के रूप में कर रहा है कलमकारी। इस तरह कुछ याद किए थे हमने ट्रिक वगैरह बना के, तो लेकिन अब इसमें राज्य दिया नहीं है तो थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है ना। तो ये चीज़ है, और ये मुख्यतः जो है भारत और ईरान में प्रचलित है दोस्तों। अब मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करते हैं, मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं, देखिए खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये सैयद राजवंश से संबंधित था खिज्र खान दोस्तों। आप जानते हैं कि दिल्ली पे 5 राजवंशों का शासन था दिल्ली सल्तनत पर।
पहला गुलाम वंश था, दूसरा खिलजी वंश है, तीसरा तुगलक वंश हो, फिर सैयद, फिर लोधी। गुलाब खिले तो सुगंध लो, ये ट्रिक हो जाएगी इसकी, याद कर लीजिएगा। अब देखिए अगर मैं बात करूँ, एक चीज और आपको याद रखना है कि 1504 ईस्वी में दोस्तों सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। ठीक, सिकंदर लोदी ने किसकी स्थापना की, तो आगरा शहर की स्थापना की। और अकबर ने दोस्तों जो है आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक, इतना याद रखेंगे आप। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे लिखा है, अगला क्वेश्चन जो लिखा है कि अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए, देखिए ये ना सोचेगा इतने क्वेश्चन इसमें दिया है बस खत्म हो गया दिल्ली सल्तनत, नहीं यार। अभी तो ये तो सिर्फ एक मतलब, जैसे ये देखिए 2023 में वीडियो पूछा गया वो है, पिट पूछा गया वो है, जूनियर असिस्टेंट 2023 में वो, तो ये सब इसलिए दिया हुआ है कि आप एक समझ सके कि किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन आप जब आगे बढ़ेंगे तो मैं देखूंगा उसी तरीके से क्वेश्चन आगे डिजाइन किए गए हैं, तब हम शुरू से देखेंगे इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, और बेहतर तरीके से देखेंगे। ठीक, तो वहाँ इतने क्वेश्चन नहीं होंगे, वहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन होंगे, तो आप टेंशन ना लीजिए। यहाँ देख लीजिए ना कितनी बुक लिखी, 415 पेज की बुक है दोस्तों। अगर मैं इसमें यूपी जीके और जो है कंप्यूटर वगैरह छोड़ दूंगा तो लगभग 300 के आसपास पेज हो जाएंगे फिर भी, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, सारी चीजें होंगी। ठीक दोस्तों, मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा, अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्त संत निम्नलिखित में से कौन थे, तो ये रामानंद थे। कौन थे, रामानंद थे दोस्तों। उनके बारे में प्रचलित जो कहावत थी, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, तो ये कहावत थी। अगला दिया है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी, तो दोस्तों औरंगजेब ने दिया था। ठीक, कहाँ, बंगाल में, ये इंपॉर्टेंट है। लिखा है औरंगजेब, देखिए औरंगजेब एक दोस्तों ठीक था, लेकिन ठीक कहने का मतलब है कि इसके अंदर समझ नहीं थी दोस्तों। देखिए राजा तो ठीक, मतलब अगर हम बात करें तो कट्टर तो था ही, लेकिन इसके अंदर एक चीज समझ ये नहीं थी। अब जैसे ये शिवाजी के जो बेटे थे, जो छावा मूवी आई थी, संभाजी महाराज, उसमें देखिए जैसे भाई शतरंज का जैसे खेल होता है, तो उसमें जब राजा मर जाता है तो खेल खत्म, राजा मर गया तो खेल खत्म दोस्तों, सीधी सी बात है। ये इतना बेवकूफ इंसान था कि अब संभाजी की जब इन्होंने मृत्यु की, अभी मूवी देखे ही होंगे आप लोग जानते हैं, जब संभाजी की मतलब निर्मम हत्या हुई या उनको डेथ हुई, आप बताइए जब राजा खत्म हो गया दोस्तों, तो आपको सीधी सी बात है वहां युद्ध नहीं करना चाहिए दक्षिण में। ये जनता से लड़ रहा मूर्ख कहीं का, किससे लड़ रहा, वहां की जनता से लड़ रहा है। अब ये पूरब से आक्रमण करे तो ये सब पीछे से करे, ये आगे से करे, इसने अपना सारा संसाधन, सारा राजस्व इसी में खर्च कर दिया दोस्तों। इतना मूर्ख था क्या बताए। ठीक, इस गलती के लिए इसे माफ नहीं किया जाएगा। देखिए ऐसे मैंने बता दिया है, लेकिन ये सही है जो मैं बता रहा हूँ। देखिए टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, इस ये दोस्तों बहुत गलतियां की अपनी लाइफ में, अब क्या ही बताएं, इसीलिए तो खत्म हो गए। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, ये दोस्तों मुशर्रिफ ए दीवान के नाम से जाना जाता था। टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। राजा टोडरमल ने राजस्व एकत्र करने की नई व्यवस्था शुरू की, जिसे जब्ती प्रणाली या दहसाला व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये चीज याद रखेंगे। देखिए कोई चीज बुरा ना मानिएगा जब बता रहा हूँ कोई चीज, देखिए भाई जो चीजें इतिहास में दी हुई हैं वो बस ये है कि मैं बहुत डीप में नहीं जाता हूँ, तो चीजें हो सकता है कम समझ में आए आपको, क्योंकि डीप में चला जाऊंगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी ना, फिर मैं उसी में घुसा पड़ा रहूंगा, फिर आपको सारी चीजें बताऊंगा औरंगजेब के बारे में A to Z, तो दिक्कत हो जाएगी। लिखा है मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था, तो ये खानवा के युद्ध में हराया था दोस्तों। ये कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों। देखिए अगर मैं आपको बात करूं, मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा में 1527 में राणा सांगा उनके सहयोगियों को हराया था। बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध को जिहाद का नाम दिया और जीत के बाद गाजी की उपाधि ली। राणा सांगा को बड़ी संख्या में राजपूत प्रमुखों का सहयोग मिला। अब देखिए दोस्तों, राणा सांगा राजपूत थे, अब भाई राजपूत ही राजपूत के खिलाफ चला गया यहाँ पे, समझिएगा बात को। ठीक, जिनके लाहौर, सिरोही, डोंगर और अम्बेर प्रमुख थे। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। देखिए मुगल अकबर समझता था चीजें कि देखिए राजपूत क्या थे, शक्तिशाली थे, तो राजपूत को साथ लेकर चला है, तभी वो शासन कर पाया है दोस्तों भारत पे। देखिए अकबर, उसके बाद जो है जहांगीर, फिर शाहजहां, ये सब तब कर पाए हैं जब राजपूत को साथ में रखे थे अपने। लेकिन औरंगजेब इसके अपोजिट था, राजपूत को अपने साथ नहीं रखा, समझा कि नहीं।
तो ये कुछ चीज़ें थी, उसकी बहुत सारी गलतियाँ थी, इसीलिए उसका शासन चल नहीं पाया। देखा मध्यकालीन स्थापत्य एवं चित्रकला, दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों। लिखा है इस किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। किले की दीवारें लाल बिलवा पत्थर की बनी थी जो 75 फीट ऊंची है। परिसर में प्रसिद्ध हाल दीवान आम जिसमें 60 लाल बलुआ पत्थर के खंभे हैं। अगला दिया है बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? तो ये आसा अहीर थे। ठीक, कौन से? आसा अहीर थे दोस्तों, ये याद रखेंगे आप। इसके अंदर एक मस्जिद है और शिव का मंदिर है इसी महल में, ठीक, और एक महल है, यानी 3 चीजें हैं दोस्तों। अगला फिरोज शाह कोटला किला जो है 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किस नदी के तट पर है? तो सीधी सी बात है, दिल्ली में है, स्थित है। और दिल्ली किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर है। देखिए अगला दे फिरोज शाह कोटला। अब देखिए ये यमुना नदी आप जान ही गए हैं कहाँ है। लिखा है फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का शासक था। इसने जो है 300 नए शहरों का निर्माण कराया, बहुत सारी नहरें बनवाई दोस्तों, इन्होंने नहरें बहुत सारी बनवाई। उसके बाद बागान बहुत सारे लगाए, यानी बाग के बहुत सारे लगाए, अंगूर की खेती वगैरह बहुत सारी। ये सब क्यों कर रहा है? इसके पीछे कभी आपने सोचा है ये सब हुआ क्यों? देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊँ, आप बताइए जब नहर अधिक मात्रा, देखिए इनसे पहले कौन थे? यम मोहम्मद बिन तुगलक थे। इनके समय क्या था? पूरा राजस्व खाली था दोस्तों। अगर राजस्व खाली है, जनता नाराज है दोस्तों, तो इन सबको खुश करना पड़ेगा और राजस्व को भी लाना पड़ेगा। तो इसका एक जो है रीजन ये है कि भाई सीधी सी बात, राजस्व कैसे बढ़ेगा? जब कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी। कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए पानी की आवश्यकता है, तो सिंचाई के लिए क्या खुदाएगा? नहरें खुदाएगा। आप एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा बाग क्यों लगवा रहा है? बाग इसलिए लगवा रहा है दोस्तों क्योंकि आप बताइए फसल से ज्यादा सेब संतरा अंगूर इनके दाम महंगे रहते, हमेशा रहते हैं। फसल से ज़्यादा तो महंगे ही रहते। तो बाग लगवाएगा, आम बेचेगा, संतरा सेब अनार ये सब जो भी बेचना होगा बेचेगा, तो ये ज़्यादा दाम मिलेगा, तो यानी इससे भी पैसा मिलेगा। नए शहरों की स्थापना करवाएगा, क्योंकि नए शहर की स्थापना करवाएगा तो वहाँ पे जो है रोजगार सृजन होगा, लोग आएंगे रहेंगे खरीदेंगे सामान वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, यानी वस्तुओं को सेवाओं का आदान प्रदान होगा, खरीद बिक्री होगी, तो ये सारी चीज़ें कर रहा है। ठीक, तो ये सब लॉजिक है छोटे छोटे जो आपको सोचना होगा। कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। ठीक, अगर ऐसे पढ़ते चले जाएंगे तो वो भी सही है, लेकिन सोचना पड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अकबरनामा का खंड, यानी अकबरनामा का जो तीसरा खंड है ना, अकबर के प्रशासन घर सेना राजस्व उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आयने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ भूगोल दिया है। देखिए किसी देश की जो खान पान होता है ना, किसी देश का खान पान रहन सहन वेशभूषा ये सारी चीज़ें भूगोल पर डिपेंड होती हैं। किस पर? भूगोल पर डिपेंड होती है। आप बताइए हमारे यहाँ इस समय क्या है? उत्तर भारत में गर्मी है ना दोस्तों, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर का आदमी दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर का आदमी बर्फ खाते नजर आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इतनी ठंडी है। समझा कि नहीं? तो बर्फ की फैक्ट्री कहाँ लगेगी? उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत की तरफ लगेगी बर्फ की फैक्ट्री। जम्मू कश्मीर में कोई बर्फ की फैक्ट्री नहीं लगाएगा। कोट पैंट जम्मू कश्मीर में लोग पहनेंगे, साउथ में लुंगी पहनेंगे, साउथ में जो है बनियान पहनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी भैया वो विषुवत रेखा के आस पास है। विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच जितना क्षेत्र होगा गर्मी जानते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में होगा, तो वहाँ के लोग कोट पैंट थोड़े ज्यादा पहनेंगे। वो अलग मैटर के प्रचलन चल गया है, अंग्रेजों के आने के बाद से बहुत सारी चीजें हो गई हैं, तो वो मॉडर्न हम बनने की कोशिश कर रहे हैं तब तो पहन लेंगे। लेकिन आप देखेंगे साउथ में ज्यादातर लोग क्यों पहनते हैं? तो वहाँ का पहनावा ऐसा है ना, क्योंकि वहाँ गर्मी अधिक मात्रा में होती है, नारियल अधिक मात्रा में लगा है, क्योंकि देखिए जलवायु सबसे ज्यादा डिपेंड करेगी। आप किस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ की भौगोलिक दशाएं कैसी, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी। आप बताइए इंग्लैंड का आदमी जो है सेंट लगाएगा, क्योंकि वो नहाएगा नहीं, कई दिन तक नहीं नहाएगा, क्योंकि वहाँ ठंडी हो रही है, तो नहाएगा नहीं, तो उससे बदबू से बचने के लिए क्या करेगा? महकुआ वाला सेंट। समझा कि नहीं? तो ये वहाँ जैसे हमारे यहाँ पानी लेकर बैठेंगे तो वहाँ दारू लेकर बैठेंगे, क्योंकि दारू गर्मी पैदा करती है। और इंग्लैंड जितना भी आप जाएंगे ऊपर, यूरोप कंट्री है, रूस है, कनाडा है, अमेरिका, ये सब ठंडी वाली जगह है, तो वहाँ पे दारू लोग खाएंगे, चिकन खाएंगे, ये सारी चीज़ें खाएंगे, क्योंकि गर्मी पैदा होगी। ये सारी चीज़ें हैं, तो हमेशा याद रखिएगा। जैसे बुर्का है, तो बुर्का भौगोलिक दशाओं के कारण है, ना कि धर्म के कारण है। समझा कि नहीं? जो मांस मुस्लिम लोग खाते हैं वो भौगोलिक दशा है, क्योंकि रेगिस्तान में कुछ हो नहीं सकता। मुसलमान जो मुस्लिम समुदाय है या मुस्लिम धर्म की स्थापना कहाँ हुई? रेगिस्तान से हुई है। रेगिस्तान में ही तो, सऊदी अरब से ही तो निकला है।
तो वहाँ हुई। अब वहाँ बताइए गेहूँ, चावल, आटा, दाल ये सब तो होगा नहीं, तो सीधी सी बात उनकी मजबूरी है, तो मांस खाएंगे ही खाएंगे। समझा कि नहीं? तो ये कुछ चीज़ें हैं, भौगोलिक दशाओं पर डिपेंड होता है। मैं आगे चल के बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी तो छोटी छोटी चीज़ें देख लीजिए, ठीक। अकबरनामा ग्रंथ जो है अबुल फजल ने लिखा है। देखिए कॉन्सेप्ट इसलिए बताता हूँ ताकि आप ऊबे ना दोस्त यार, वरना जब आप ऊबे लगे लगे ना तो बड़ी समस्या हो जाएगी। देखिए आधुनिक भारत भी देख लेते हैं हम लोग, इसी लगे हाथ कंप्लीट ही कर लेते हैं। लिखा है भारत में यूरोपीय का आगमन पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनमार्क, फ्रांसीसी। देखिए एक क्रम होता है, इसे याद करना पड़ेगा। पुर्तगाली सबसे पहले आए, पुर्तगाली के बाद आए डच, पुर्तगाली, डच, फिर ब्रिटिश यानी अंग्रेज, ब्रिटिश, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांसीसी, लास्ट में फ्रांसीसी आए दोस्तों। और इन चारों में से ये चारों प्राइवेट थी, लेकिन फ्रांसीसी जो है सरकारी कंपनी थी, ठीक। फ्रांसीसी क्या थी? सरकारी कंपनी थी। ये भी सब पूछ लेता है तो याद रखेंगे। लिखा है भारत में बीओसी, वेरी नेगदे, उस्टिंडिसे और जो है क्या है कैंपिंगी का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? गजब यार, डच के द्वारा किया गया, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक। 2005 में सॉरी 1605 में डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। कपास, अफीम, नील, रेशम और चावल प्रमुख भारतीय वस्तुएं थी जिनका व्यापार डचों द्वारा किया गया था, तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये पश्चिम बंगाल। दोस्तों इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, याद रखेंगे, हार्ड ही आएंगे। लेकिन आपका टारगेट अगर 60 से 70 के बीच में है तो बहुत है। अगर आप 60 नंबर भी लाएंगे तो नर्वस नहीं होना, सिलेक्शन होगा दोस्तों, ठीक। तो आप बस देखते चलिए किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी लेवल की तैयारी भी अपनी करते रहिए। तो ये दोस्तों हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक। बंदेल चर्च पुर्तगालियों द्वारा निर्मित है। अब ये कब किया गया इसकी स्थापना? तो 1599 में की गई। यह भारत में सबसे पुराने चर्चों में से एक है। यह इस चर्च को बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया? तो ये स्वराज पार्टी का गठन किया 1923। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया दोस्तों। इसके दो अध्यक्ष थे, वो जो है पार्टी के अध्यक्ष थे CR दास थे, और जो इसके महासचिव थे वो मोतीलाल नेहरू थे। बस इतना याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाले गए। तो देखिए मराठा राज्य को जो संभाला है उसके बाद ये चित्तपावन ब्राह्मण के द्वारा संभाला गया है, जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारी की सेवा की, ठीक। यही बाद में पेशवा कहलाए दोस्तों। मराठा साम्राज्य में प्रथम पेशवा जो थी बालाजी विश्वनाथ थे। उन्हीं के शासनकाल में यह पद वंशानुगत हो गया और एक ही परिवार के हाथों में सत्ता बनी रही। निम्नलिखित में से मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध कौन सा है? देखिए इंदौर के होलकर हो जाएंगे, ठीक। भोसले, अगर हम बात करें सिंधिया कहाँ के हैं? देखिए भोसले जो है शायद नागपुर के हो जाएंगे, गायकवाड़ बड़ौदा के हो जाएंगे, सिंधिया उज्जैन के हो जाएंगे। देख लेते हैं हम दोस्तों थोड़ा सा, और देखिए लगा तो देंगे आंसर, लग तो जाएगा आराम से, लेकिन हमें थोड़ा पता हो तो ज़्यादा से। देखिए गायक वैसे सही तो है दोस्तों, भोसले कहाँ के हैं? नागपुर के हैं, ठीक है। देखिए सिंधिया उज्जैन के हो जाएंगे, और होलकर इंदौर के हो जाएंगे, गायकवाड़ बड़ौदा के हो जाएंगे, भोसले नागपुर के हो जाएंगे। सही है दोस्तों। अगला है कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी। देखिए कितना कठिन पेट में पूछा गया। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आप बहुत कम समझ पाएंगे। जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकार के बाद पेशवा के रूप में सेवा दी, कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कौन से मतलब किसने किया, तो चितवन ब्राह्मण थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन थे, तो ये पूना था दोस्तों। क्या था? पूना था, महाराष्ट्र, ठीक। ये चीज याद रखेंगे। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, डलहौजी आया, उसने अपनी व्यपगत सिद्धांत लाया, व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया। इसमें जो पहला राज्य था ना जिसे हड़पा था उसने, वो सतारा था। कौन सा था दोस्तों? सतारा। सतारा, फिर सतारा, चंबल बघाड़, सतारा सॉरी सतारा, चंबल बघाड़, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध, ये सारी इसमें जो है शामिल थे, ठीक दोस्तों। ये चारों इसमें शामिल थे। आगे अगर हम बात करें मैसूर की, देख लेते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर? श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी 1792 में हुई थी, उस समय कॉर्नवालिस था, ठीक दोस्तों। कॉर्नवालिस था। आप जानते हैं 1793 में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू किया था।
ठीक दोस्तों, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको याद रखनी होंगी। अगला दिया, और चौथा जो हुआ था 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें दोस्तों जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंग्रेजों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीतियां जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में हेनरी गौगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई? तो कोलकाता में की गई। कहाँ की गई दोस्तों? कोलकाता में की गई थी। किंतु भारत की पहली सूती कपड़ा मिल की जो स्थापना है 1854 में कावासजी नानाबाई डाबर द्वारा की गई। दोस्तों देखिए, ये जो की गई कोलकाता में, ये दोस्तों ज़्यादा चल नहीं पाई थी यहाँ पे, ठीक, इसलिए यहाँ पे की गई। देखिए भौगोलिक दशा, क्या भौगोलिक दशा, पहली रेलवे लाइन, भौगोलिक दशा महाराष्ट्र में ही क्यों शुरू की गई दोस्तों? भौगोलिक दशा, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात ये जो जो क्षेत्र थे, ये कपास उत्पादन के लिए फेमस थे, ठीक, और सूती वस्त्र बनेगा सबसे ज़्यादा यहीं पे। तो सीधी सी बात है, रेलवे लाइन जो है बढ़िया आराम से काम करेगी यहाँ पे, करेगी कि नहीं? कच्चे माल को ले जाएगी, लाएगी, ये सब चीज़ें हैं जो बंदरगाह तक पहुँचाएगी। हर चीज़ के पीछे थोड़ा सा लॉजिक है, बस आपको समझना है, ठीक। किसान मजदूर और वामपंथी आंदोलन 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारतीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोस्तों, लिखा है मानवीय राहत और सामाजिक कार्य के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किए थे ना, विवेकानंद ने किया था, स्वामी विवेकानंद दोस्तों। इनका जो जन्म हुआ था कायस्थ परिवार में हुआ था, ये 1863 में हुआ था दोस्तों, कलकत्ता में। कायस्थ, कायस्थ परिवार का मतलब होता है जो लाला का परिवार नहीं होता, श्रीवास्तव, तो वही आता है, मतलब कायस्थ परिवार। लिखा पढ़ी जो ज़्यादा करते थे पहले, आप जानते होंगे, मूवी में सुने होंगे, अमरीश पुरी की हर मूवी में लाला रहते थे कि नहीं, जो लिखा पढ़ी करते थे दोस्तों। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। अभी मैं दोस्तों बीएड का पेपर देने गया था, एंट्रेंस एग्जाम। देखिए मुझे करना प्राइवेट है दोस्तों, जरूरी नहीं था, लेकिन बैठा था तो सोचा एक डिग्री हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पेपर बहुत इजी था दोस्तों, जो हम पढ़ाते हैं आपको वही सब था। अगर कोई थोड़ा भी पढ़ा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, मैं तो सोचता था कि 100 150 200 नंबर आ जाए बहुत है, लेकिन मुझे लगता है 350 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ईजी था पेपर दोस्तों, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। सुबह मीटिंग मैंने केवल इतना देखा था कि इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या पूछता है, बस पेपर देने चला गया। 9 बजे से पेपर था, 7 बजे यहाँ से निकला, तो आराम से। तो वहाँ एक सेंटर गया था, केपी गर्ल्स कॉलेज प्रयागराज, आप जानते होंगे केपी गर्ल्स कॉलेज प्रयागराज, सुने होंगे अगर किसी का गया होगा, केपी गर्ल्स कॉलेज प्रयागराज। अब दोस्तों मैं जब वहाँ गया तो मैंने सबसे पहले सोचा ये केपी की फुल फॉर्म मुझे पता करना है। इसके जानते हो फुल फॉर्म क्या थी? कायस्थ पाठशाला थी। फुल फॉर्म क्या थी? कायस्थ पाठशाला। बहुत पुराना जो है दोस्तों है, वो नया नहीं था, बहुत पुराना था कायस्थ पाठशाला। देखिए ये होता है ना, जिज्ञासा जो अंदर होती है ना, वो होती है। अब देखिए मैंने कैसे लिंक किया, ये केपी गर्ल्स कॉलेज यहाँ कैसे आ गया? देखिए यहाँ पे मैंने अभी कायस्थ परिवार आपको पढ़ाया, कायस्थ परिवार, यहीं से कायस्थ पाठशाला मैंने आपको बता दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ऐसे लिंक करके जब भी आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपके लिए जीएस क्या यार, हर सब्जेक्ट मतलब इजी लगना शुरू हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना इसलिए कि क्योंकि इनके गुरु थे, गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद का भारतीयों के लिए संदेश था, उठो जागो और तब तक प्रयास करो जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना हो। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध, ये देखिए आपको पता है दोस्तों, ये 1916 में हुआ था, लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछा गया बीएड में, ये भी क्वेश्चन आया था दोस्तों। वहाँ तो बहुत सारे आए थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 मिथुन चक्रवर्ती को मिला, ये भी पूछा गया दोस्तों। और राता पानी, अभी आपको पता है कि 56वां है शायद टाइगर रिजर्व, राता पानी एमपी का है, ठीक। ये भी राता पानी पूछा गया कहाँ का था, तो एमपी का था। तो ये सब टाइगर रिजर्व भी आपको पता है। 18वां कौन है? माधवगढ़ है, ठीक, या माधोपुर है, जो भी है देख लीजिएगा, वो भी एमपी का है। गुरु घासीदास 56वां हो जाएगा। 55वां कहाँ का है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको देखना होगा, ये सब पूछी जाएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बंगाल विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ, जिसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना गया? तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है, 1905 में हुआ था, ठीक दोस्तों। आंध्र प्रदेश में इसकी घोषणा 2007 में, सॉरी 1907 में ये शुरू हुआ आंध्र प्रदेश में। आई होप समझ में आया होगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं,
देखिए लिखा है क्रांतिकारी निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था दोस्तों, तो ये गदर पार्टी, मैंने आज ही कम्युनिटी पोस्ट में गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1913 में हुई। अब देखिए यहाँ पे जो है 13-14 लिखा है, हमें ये नहीं देखना है 1913 में हुई, लाला हरदयाल ने किया था। ठीक, तो इतना याद रखना है आपको, लाला हरदयाल, समझे कि नहीं। और कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, उसे जरूर नोट करिएगा, अगर नहीं आएगा मैं वहाँ ट्रिक वगैरह डालता रहता हूँ, तो देखते रहिए दोस्तों। यहाँ व्याख्या बहुत ज़्यादा ना करेंगे, उस ऐसे भी हमें दोबारा से सारी चीज़ें पढ़नी है, तो अभी पेपर करा रहा हूँ, दोबारा से जब हम पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी, ये कहाँ हुई, ये सैन फ्रांसिस्को में हुई थी दोस्तों। उस समय उसका कार्यकाल जो है 536 हिल स्ट्रीट में था, जिसे युगांतर आश्रम के नाम से जाना गया। ये स्थान सैन फ्रांसिस्को में है। अगर हम आगे बात करें निम्नलिखित में से कौन सा अरबिंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था, तो ये निष्क्रिय प्रतिरोध था दोस्तों। अगला दिया है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ देखिए बारडोली में किसान आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह कब हुआ, तो 1918 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 1918। ये देखिए लंगोटी वाला जो है, ये लंगोटी पहनना शुरू किए, तो ये वाला पूछा है। देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा पहले, सॉरी बारदोली सत्याग्रह है दोस्तों, तो ये हम वो खेड़ा वाला समझ रहे हैं। बारदोली सत्याग्रह ये 1928 सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ सरदार की उपाधि जो महिलाओं ने दी थी, तो 1928 यानी डी होना चाहिए। तो देखिए ये हट, ये तो ये हट जाएगा नीचे वाला। ठीक दोस्तों, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये 18 है, बी है, यानी चौथे का बी। ये देखिए तो ऑप्शन नंबर सी आराम से हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये लंगोटी वाला जो क्वेश्चन आया नहीं तब पेट में, 1921 में हो गया। नौ खाली की यात्रा किए थे 1946 में। अब दो ऑप्शन अगर आपको ये और ये पता होता तो कर ले जाते। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली, ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया। देखिए वो यही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा, इसीलिए कहते हैं जो पीवाईक्यू देखना बहुत जरूरी है। आपको पता 4-5 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं तब से। ये हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, ठीक, 1928 में हुआ था। अगर हम आगे बात करें और देख लेते हैं अभी टोटल कितना बच्चा है। अभी दोस्तों है क्वेश्चन, लेकिन हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री हम आज पूरी कंप्लीट ही कर लेंगे जितना पूछा गया है। ठीक, देखिए यहाँ पे दोस्तों असहयोग आंदोलन का एक क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। सभी को पता है चौरी चौरा कांड है, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। तो 22 पुलिसकर्मी की इसमें मौत हो गई थी, तब ये वापस ले लिए थे। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई, तो दोस्तों 6 वर्षों के बाद जो है 6 वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। अगला क्वेश्चन दिया है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन के शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया। वो नागपुर दोस्तों, कौन सा था, नागपुर था। अगला है साइमन कमीशन सबने अवज्ञा आंदोलन 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया, तो दोस्तों ये अधिकारों का बिल था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकारों का बिल था दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज सिफारिशें थी कि भारत को डोमिनियन जो है राज्य का दर्जा मिले, भारत का एक संघ हो जिसे नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा, गवर्नर की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर की रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी पूछा गया बीएड में, ये सब पूछा गया दोस्तों, बीएड में आया था, बी.आर. अम्बेडकर थे उसमें, ऑप्शन में था। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि अगर हम बात करें तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। लिखा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था, तो एक गोलमेज द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये देखिए देखिए वही तो कह रहा हूँ कि पेट दोस्तों इस बार भी ऐसे ही आएगा, तो थोड़ा पता रहेगा आपको किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे आप। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि मुस्लिम लीग के देख लेते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पूछा गया था दोस्तों, ये तो मेरी ही शिफ्ट में था। ये जो है
16 अगस्त 1946 को। तो ये कब हुआ? मुस्लिम लीग दोस्तों। देखिए मैं कभी पेट या बीएड या कुछ इस तरह के एग्जाम जो होते हैं उनके लिए पढ़ता नहीं हूँ दोस्तों। मेरी मतलब मैं देखिए सीधी सच बताऊँ आपको, तो मैं अपना सिलेबस यूपीएससी का ख़त्म करने में लगा हुआ हूँ। वहाँ की मैं चीज़ें अपनी कवर करने में 70% सिलेबस हो गया है मेरा, 30% बचा है। लेकिन अब हर चीज़, अब इधर देखिए घर पे शादी थी, चीज़ें नहीं हो पाई। फिर आप लोगों को भी पढ़ाना है, फिर कुछ चीज़ें और हैं जैसे करंट वगैरह तैयार करूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो कहीं न कहीं बीच में रुक जाती हैं चीज़ें। नहीं तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं चीज़ें कवर करके अगर 2 बार रिवीजन कर लूँ तो इतना बेहतरीन पढ़ाऊँ दोस्तों, और भी अच्छा। एक तो दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों वनडे में पढ़ाना है तो फैक्ट ज़्यादा देना है, चीज़ें और कम बतानी है, इसीलिए थोड़ा और कम बताता हूँ। नहीं वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इतना बेहतरीन है कि क्या ही बताएँ, मज़ा आ जाता है। ठीक? तो ये सब आईआर कभी अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ तो इतना आनंद आ जाएगा क्या ही बताएँ। ठीक? तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक मैं भी तो बँधा हुआ हूँ कि क्या पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। इसीलिए जब कोई सेंटेंस उस तरह का आता है, तो जो मेरे माइंड में रहता है उस समय मैं वो चीज़ें बता देता हूँ। आप देखेंगे एक-एक सेंटेंस में मैं चीज़ें बताता चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ऐसे मैं पढ़ता हूँ, वैसे मैं बताता हूँ दोस्तों। तो ये चीज़ हो जाएगी। 16 अगस्त की डेट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक दोस्तों? अगला है कैबिनेट मिशन 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया? तो दोस्तों ये हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं। कौन है? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये आप इतना जानते ही हैं दोस्तों, अभी देखिए 12 अक्टूबर को पीसीएस का पेपर लगा है दोस्तों, तो उस पे दोस्तों ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ना, 12 अक्टूबर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, अब उसके लिए भी चीज़ें देखनी है, हर चीज़ समझना पड़ेगा। अब देखिए और हम देख लेते हैं यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में देख लेते हैं। देखा सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में आईएनएस ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से कहाँ है? तो मणिपुर में है। कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के शहर मोइरंग में ब्रिटिश सेना के खिलाफ जीत हासिल की। इस जीत को चिन्हित करने के लिए आईएनएस में मोइरंग में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण व पूर्व एशिया आए थे? तो ये रास बिहारी बोस थे दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज शामिल हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? वो अवध था दोस्तों। इसीलिए तो अवध को कुशासन के रूप में लगाया। देखिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। अवध को अंग्रेजों ने बफर जोन के रूप में शामिल किया, बफर स्टेट के रूप में। किस स्टेट में? बफर स्टेट। देखिए कैसे, देखिए मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दूंगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ले लीजिएगा ताकि आप समझ पाएँ। देखिए आपको पता है कि सबसे पहले जब वहाँ से अंग्रेज आए हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए, तो वो बड़ी मात्रा में सोना भारत में बहा रहे थे, बहुत ज़्यादा सोना आ रहा था। तभी तो वो सोना कहाँ लगा है? आप देखिए ना, लाल किला, इस तरह की चीज़ों में देखिए सारा वहीं तो लगा पड़ा हुआ है, ठीक? मकबरा, ये सब सोना कौन ला भाई, मुगल के समय आए थे अंग्रेज। तो सब सोना लगा नहीं है, अलग-अलग जगह पे देखिए, लाल किला में लगा, फतेहपुर सीकरी तो पहले ही बन गया था। तो इस तरह आप देखेंगे कि लगा हुआ है वहीं पे, जितनी भी हमारी स्मारक हैं या इमारतें हैं, वहीं पे लगा हुआ है वो सारा सोना, ठीक? यानी बनवाने में लगा हुआ पैसा। अब देखिए भारत आए सब तो देख रहे हो कि हाँ यार हम व्यापार कर तो रहे, लेकिन एक तरफा व्यापार है। यहाँ सारा सोना हम डंप किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और उधर औद्योगिक क्रांति हो गई थी इंग्लैंड में। तो जितने पूंजीपति वर्ग थे वो मतलब नाराज हो रहे थे इस चीज़ को कि यार तुम सारा पैसा यहाँ लेकर जा रहे हो। अब देखिए व्यापार हमारे पक्ष में था, उनके घाटे में था। तो उन्होंने सोचा यार ऐसा जुगाड़ करते हैं कि यहीं पर कुछ ऐसा हो जाए कि हम जो है अपना यहीं से व्यापार करें, यहीं के पैसे से यहीं व्यापार करें। तो धीरे-धीरे आप जानते हो कि भारत में फूट तो ज़्यादा थी ही, हमारे यहाँ राजा बनने को सबको शौक था। अब वो राजा बनाने का काम कौन करने लगे? अंग्रेज करने लगे। धीरे-धीरे यहाँ देखोगे कि कर्नाटका युद्ध वार शुरू होता है, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है शामिल हो जाते हैं। फिर यहाँ अंग्रेज जब जीत जाते हैं, तो वो धीरे से यहाँ खसक लेते हैं। फिर यहाँ आपको पता है कि धीरे-धीरे वो बंगाल पे कब्जा कर लेते हैं। अभी बंगाल नया-नया था, तो बंगाल, अब इधर मराठे भी मजबूत थे दोस्तों, मराठे भी मजबूत थे, इधर के भी लोग मजबूत थे इस साइड। तो ये सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब लोग सुने कि बंगाल पे कब्जा हो गया है, तो बंगाल को मतलब बंगाल को कूच कर दें, बंगाल पर आक्रमण कर दें। तो इन्होंने क्या किया, बीच में पड़ता था अवध। बक्सर के युद्ध में आपको पता है सुजाउद्दौला, यहाँ पे सेना रख दी अंग्रेजों ने अपनी, अंग्रेजों ने सेना वोना रख दी, ठीक दोस्तों।
खर्च कौन देगा? जो है मुगल बादशाह देगा। अब देखिए ये जो है सेना वगैरह रख दी यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये जब इधर से कोई जाएगा भाई हमला करने तो बिहार जब बंगाल जाएगा तो ये रास्ता तो यही लेकर जाएगा, ठीक, रास्ता यही जाएगा। तो ये बफर जोन के रूप में बना दिया अंग्रेजों ने कि सबसे पहले अगर कोई आक्रमण करे तो यहीं पे करे और ये हमारा सेफ बना रहे, ठीक। बफर यानी दो क्षेत्रों के बीच में जो ये बीच का क्षेत्र है यानी दो क्षेत्रों के बीच में है ना ये बफर जोन हो गया। ये थोड़ा कम समझ में आया होगा और हम कम समझा भी पाए हैं आपको क्योंकि ये बहुत थोड़ा डीप में और जाना पड़ेगा इसके तब और समझ में आएगा, ठीक। देखिए मैंने अपनी गलती मान ली, आई एम सॉरी। आगे बढ़ते हैं, ठीक, ज़्यादा पक्षपात नहीं, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है तो बहुत है दोस्तों, आप ज़्यादा टेंशन न लीजिए। अगला है कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुई वर्ष 1800 में किसने किया था? तो रिचर्ड विलेजली ने किया था, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन तो दोस्तों दिया है निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? यानी वेसेंट हो जाएंगे, ठीक दोस्तों। 1898 वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अगला निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी? लाला हरदयाल ने लिखी। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया? 1833 का चार्टर अधिनियम। आगे बढ़ जाए। अगला है निम्नलिखित में से किसने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष भी थे। 1922 में सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह थे। ये कहाँ के? तो आगरा के थे, ठीक। आगरा की सूबेदारी थी इनके पास। अब देखिए दोस्तों मुझे लगता है यहाँ से हमारा संविधान शुरू हो जाएगा तो हम आज हिस्ट्री देख लेते हैं, दो चार क्वेश्चन जो बताए। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। अभी इसे शामिल किया गया दोस्तों यूनेस्को की शायद विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, देख लीजिएगा 1921 में इसकी स्थापना हुई। अगला है भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये ऑटोमन तो तुर्की ने किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया? तो 1939 में दिया था, ठीक। अब देखिए ये मैं पढ़ूंगा वहाँ डिटेल में पढ़ दूंगा सारी चीजें फिर आएंगी आगे इसलिए यहाँ नहीं कर रहे हैं वरना बहुत टाइम लग जाएगा। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वो भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? वो राजस्थान से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और एक अधिनियम था दोस्तों बर्मा वाला था, ठीक। और एक कौन था? भारत सरकार अधिनियम और बर्मा सरकार अधिनियम 1935, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार? आपको पता है ये नाम सुनते ही आप आराम खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक दोस्तों। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे तो अब देखिए हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। हम दोस्तों ये आगे हम देख लेंगे, यहाँ से पॉलिटी हम कल यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक दोस्तों। तो हो सकता है चीज़ें कम समझ में आई होंगी, वैसे मैंने कोशिश की है कि अपना बेहतर दे सकूँ चीज़ें और बेहतर तरीके से पढ़ा सकूँ। आपका काम दोस्तों एक ये है कि आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी, कोई गड़बड़ होगी, कोई सुझाव देना चाहें आप कमेंट जरूर करिएगा प्लीज़, ठीक। ये चीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो आप कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक। बाकी आपकी जो क्लास डेली आपको मिलेगी वो 3:30 पे मिलेगी, डेली क्लास आपको मिलेगी 3:30 पे, ठीक। ये टाइम दोस्तों याद कर लीजिएगा 3:30, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और जो है हम पढ़ते रहिए, हम मस्त रहिए, खुश रहिए, जो चीज़ें मैंने बताई उसे फॉलो करिएगा। कोई सुझाव होगा, कोई जो है आपको दिक्कत आई होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।